रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चारों ओर चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शिमला रेलवे स्टेशन के अंदर यात्री न के बराबर थे। कुछ देर बाद उस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन में से एक यात्री बाहर आकर रुका। कुछ ही मिनट में ट्रेन वहां से चली गई। उस यात्री ने दो बड़े बड़े बैग पकड़ रखे थे। उसकी नजरें किसी को तलाश रही थी। तभी उसके कानों में किसी इंसान की आवाज टकराई। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर के किसे देख रहे हो साहब? यात्री ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। शक्ल से तो तुम कुली मालूम पड़ते हो साहब। मालूम पड़ता नहीं, कुली ही हूँ। वो दरअसल मैं कुली को ही ढूंढ रहा था। क्या है ना, मुझे भारी सामान उठाने की आदत नहीं है साहब। आपने दोनों बैग मुझे दे दो। अगर आप जैसे बड़े लोग बैग उठाने की आदत पड़ जाएगी तो हमारा क्या होगा? क्या इस स्टेशन पर रात के समय इतना ही सन्नाटा हो जाता है? वो क्या है ना साहब, ये एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ तो हमेशा ही ठंड पड़ती है और इस समय तो बाहर थोड़ी थोड़ी बर्फ भी पड़ रही है। तो तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? पापी पेट का सवाल है। ये पेट इंसान से कुछ भी करवा लेता है। बातचीत के दौरान यात्री की नजर उस कुली के पैर पर पड़ी। यात्री के चेहरे पर डर झलक गया। उसे अपना गला सूखता हुआ नजर आने लगा। क्या हुआ साहब तुम्हें? तुम्हारे पैर तो उल्टे हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे पैर देखने की? मूर्ख इंसान, भूत प्रेत पिशाच के पैर कभी भी सीधे नहीं होते, उल्टे ही होते हैं। कि तभी उस यात्री के कानों में ट्रेन की सीटी की आवाज टकराई। अगले ही पल उसने अपने आप को रेलवे लाइन की पटरी पर पाया। एक ट्रेन बड़ी तेजी से आई और उस आदमी को कुचलते हुए चली गई। इस हादसे के 6 महीने के बाद दोपहर के 2 बजे का समय था। करण अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। उसके दोनों दोस्त किसी केस के सिलसिले में बात कर रहे थे। मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं कि मेरे बड़े भैया ने आत्महत्या की है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? काश उनकी लाश रेलवे स्टेशन से मिली हो। राहुल यही कह रहा है। आखिर कब तक तुम अपने दोस्त के गम में खोए रहोगे? जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे बड़े भैया का ना तो कभी मेरे साथ ना बाहर किसी के साथ झगड़ा हुआ है। उन्होंने तो मेरी खातिर विवाह भी नहीं किया। भला वो आत्महत्या क्यों करेंगे? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इस केस की छानबीन करूँगा। मैं कल मनाली जा रहा हूँ और जाकर इस केस के जड़ तक पहुँचूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे भैया की मौत को पूरे 6 महीने हो गए हैं। मुझे लगता है करण सही कह रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले करण की पोस्टिंग मनाली में थी। हो सकता हो करण से कोई दुश्मनी रखता है और उसने बड़ी चालाकी से करण के बड़े भैया की हत्या करने उसे आत्महत्या दिखाया हो। नितिन की बात सुनकर राहुल सोच में पड़ गया। ठीक है, अगर ऐसी बात हो तो नताशा भी साथ चलेगी। राहुल की बात सुनकर करण ने हाँ भर दी। वो दोनों करण के बहुत अच्छे दोस्त थे। अगले दिन करण अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर सीधे मनाली चला गया। वो तीनों मनाली स्टेशन पर 6 महीने पुराने हादसे के बारे में पूछताछ करने लगे। पूछताछ करते करते शाम हो चुकी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति पूछताछ करते हुए देख रहा था। वो धीरे धीरे कदमों से, तीनों कौन हो और किस व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर रहे हो? मैं काफी देर से पूछताछ करते देख रहा हूँ। मेरा नाम करण है। कुछ महीने पहले मेरी मनाली में ही पोस्टिंग थी। दरअसल 6 महीने पहले मेरे भाई की लाश इसी स्टेशन पर मिली थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन मेरा दिल
मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्यों? तुम अपने भाई की कोई तस्वीर मुझे दिखा सकते हो? बूढ़े व्यक्ति के कहने पर करण ने उस व्यक्ति को अपने भाई की तस्वीर दिखाने लगा। बूढ़े व्यक्ति उस तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगा। हाँ, मैंने ये तस्वीर कुछ महीनों पहले अखबार में तो देखी थी, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या नहीं की होगी। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर करण के चेहरे पर सफलता की चमक आ गई। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि भैया कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। इतना बोलकर करण उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। बोलो तुम मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो? देखो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस रेलवे स्टेशन पर तुम्हारे भाई के अलावा कई सारे लोगों की लाशें मिली हैं और पुलिस कुछ भी पता लगाने में नाकाम रही है। मगर मैं जानता हूँ कि उनकी हत्या कौन कर रहा है। तो सिर्फ मुझे जल्दी से बताओ ताकि मैं उसे जल्दी से अरेस्ट करके जेल के अंदर करूं। भूत ये हत्याएं कोई और नहीं बल्कि एक भूत कुली कर रहा है। एक बार मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था और मैं डर की वजह से छुप गया था। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर करण का दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, चल यार यहाँ से चलते हैं, मुझे तो ये पागल ही लग रहा है। करण अपने दोस्तों के साथ वहां से निराश होकर चला गया। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने घर वापस लौट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम तीनों की लाश इसी पटरी पर मिले। काश कुछ दिनों से अपने भाई की हत्या के बारे में पूछताछ, मगर वो किसी भी व्यक्ति से इस बारे में पूछता, उस व्यक्ति के चेहरे पर डर झलकने लगता। करण अंदर से हार मान चुका था। वो होटल में गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे लगता है कि हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। तुम दोनों ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भी इस बात पर विश्वास करने लगे हो? यहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं वो एक कुली कर रहा है। हाँ, इस बात पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, दो व्यक्ति झूठ बोल सकते हैं, सारा का सारा मनाली नहीं झूठ बोल सकता। शायद वो स्टेशन का भिखारी सही बोल रहा था। यार ठीक है, अगर तुम दोनों यहाँ मर्जी है तो हम चलने को तैयार हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ पर दोबारा आकर छानबीन करूंगा। करण और उनके दोस्त दोनों अपने बैग लेकर कार के अंदर बैठ गए। शाम के 7 बज चुके थे, मगर कार एक जंगल में खराब हो गई और इत्तेफाक से उनके तीनों के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। कार को ठीक करते करते रात के 12 बज चुके थे कि तभी उन तीनों के कानों में ट्रेन की सीटी सुनाई दी। करण, मुझे लगता है हम तीनों को ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए। हाँ, पकड़ लेनी चाहिए। रहा इस कार का तो स्टेशन जाकर किसी मैकेनिक को फोन कर देंगे, वो उसे दिल्ली तक ले आएगा। करण राहुल की बात पर सहमत हो गया, क्योंकि स्टेशन वहां से ज्यादा दूर नहीं था। वो तीनों अपना सामान उठाए हुए एक स्टेशन के अंदर आ गए। उन तीनों ने देखा उस स्टेशन के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड बढ़ चुकी थी कि उन तीनों ने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति उन तीनों के सामने खड़ा हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा एकदम सपाट है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी शमशान घाट से उठकर आया है। कौन हो तुम? आपको क्या लगता है साहब? तुम्हारे पहनावे से तो लगता है कि तुम कोई कुली हो। अपने आप में सही पहचाना, मैं एक कुली हूँ। लाइए अपना सामान मुझे दे दो। इतना नताशा को उस कुली की आवाज अजीब सी लगी। वो धीरे से राहुल की ओर देखकर बोली, मुझे ये इंसान अजीब लग रहा है। राहुल, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है। क्या ये भूत प्रेत होगा? उन्होंने अपना सामान उस कुली को दे दिया। वो कुली पैदल उस स्टेशन के अंदर बढ़ने लगा। 6 महीने पहले मेरे भाई की लाश यहाँ पर बरामद हुई थी और मैंने सुना है यहाँ पर 6 महीने से बहुत सी हत्याएं हुई हैं।
क्या तुम हत्याओं के बारे में जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ साहब। क्या आपने नहीं सुना कि उनकी हत्याएं कोई और नहीं बल्कि एक भूतिया कुली कर रहा है? हाँ, मैंने सुना तो है, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच्चाई यह है कि उनकी हत्याएं एक भूतिया कुली ही कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई भूतिया कुली नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम ही नजर आ रहे हो। करण की बात सुनकर वो कुली अजीब अंदाज में हंसने लगा। अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। वो भूतिया कुली मैं ही हूँ साहब, और तुम तीनों को मैंने ही यहीं बुलाया है। उस कुली को देखकर राहुल नताशा पटरियों के बीचों बीच भागने लगे। अचानक करण के कानों में ट्रेन की सीटी की आवाज टकराई। कुली ने करण का गला पकड़ लिया। करण ने देखा कि एक ट्रेन बड़ी रफ्तार से नताशा और राहुल को कुचलते हुए चली गई। ऐसे मत देखो, उन तीनों को तो पता ही नहीं कि वो तीनों रेलवे पटरी पर भाग रहे थे। वो तो ये समझ रहे थे कि वो बाहर की ओर। उस कुली का चेहरा साधारण व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। मुझे पहचानना साहब, मैं वही कुली हूँ ना जो आपने 2 साल पहले 30 रुपए के लिए मार डाला था। अचानक करण को 2 साल पहले की घटना याद आ गई। उसकी पोस्टिंग मनाली में ही थी। रात के समय करण मनाली से दिल्ली जा रहा था। उसका बैग भारी था। एक बूढ़ा कुली करण से बोला, लाइए साहब, मैं आपका बैग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दूंगा। कुली उस भारी बैग को प्लेटफॉर्म तक ले आया। कितने पैसे हुए साहब? 50 रुपए। क्या 50 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सिर्फ वहां से यहाँ तक लाने के 50 रुपए। साहब, ये तो देखिए कितनी मेहनत का काम है। मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं इतना भारी सामान यहाँ तक लाया हूँ, इसके लिए मुझे 50 रुपए मिलने चाहिए ना। तुम मुझे जानते हो, मैं पुलिस वाला हूँ। ये लो पकड़ो 20 रुपए और अपना रास्ता नापो। ऐसा मत करो साहब, गरीब के 30 रुपए मार कर आपको क्या मिलेगा? जाओ, नहीं देता तुम्हारे 30 रुपए। क्या कर लोगे? हमारी भी यूनियन है साहब, मैं अपनी यूनियन से शिकायत करूंगा। एक आवाज पर हड़ताल हो जाएगी। हड़ताल तो तुम तब करोगे ना जब तुम किसी को बताने के लायक रहोगे। इतना कहकर करण ने उस कुली को चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। कुली सिर्फ फिर से अपने भयानक चेहरे में आ गया। मेरी लाश कई दिनों तक इस पटरी पर पड़ी रही। मैं एक गरीब कुली हूँ ना, इसीलिए मेरी खबर लेने वाला कोई नहीं था। मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। अचानक करण ने अपने आप को रेलवे पटरी पर पाया। अचानक एक तेजी से आती ट्रेन ने करण को कुचलते हुए चली गई। अगली सुबह करण और उसके दोनों दोस्तों की लाशें पटरी पर मिली और मनाली में यही चर्चा की इस मनाली में मौत का सिलसिला कब तक खत्म होगा।